सो लास्ट टाइम हम लोगों ने आरबीसी पढ़ा था कि आरबीसी के फंक्शंस क्या हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या है, एंड व्हाट ऑल आर द clinical deformities associated with the shape and size of the RBC. Today we are going to do erythropoiesis. जैसे कि हमने पहले भी बात करी थी, erythropoiesis means erythrocyte का formation, मतलब RBC का formation. तो किस तरीके से होता है और कौन से फैक्टर्स उसको अफेक्ट करते हैं, टुडे विल बी डिस्कसिंग दैट. So the process of production of RBCs is called erythrocytes. एरिथ्रोसाइट का वी ऑल नो कि 120 डेज इसका नॉर्मल लाइफ स्पैन है, ठीक है. तो ऑब्वियसली थ्रू आउट द लाइफ आरबीसीज कीप ऑन गेटिंग फॉर्म्ड. इट हैज अ फाइनाइट लाइफ स्पैन ऑफ अबाउट 120. बोन मैरो प्रिसाइसली रिप्लेसेस द सेल्स व्हिच आर लॉस्ट बाय सेनेसेंस, हेमरेज और डिस्ट्रक्शन. अंडरस्टूड है कि या तो आरबीसी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, जैसे स्प्लीन या कैपिलरीज में से पास आउट होते हुए डिस्ट्रॉय हो जाते हैं ओल्ड एज के कारण. व्हाट इज एपोप्टोसिस? Cell death, which is, it is not just, yes, programmed. So the word is programmed. हर सेल की अपनी एक एज है और उसके बाद उसको सेनेसेंस होके डाई करना ही करना है. So apoptosis is programmed cell death, already decided कि within 120 days this cell is going to get old and die. और अगर नहीं हो तो what happens? apoptosis नहीं हो रहा. Yes, it is going to develop into cancer. What is cancer? Basically, it is loss of apoptosis. अगर बात की जाए मोटा मोटा तो apoptosis हो नहीं रहा है, प्रोग्राम सेल डेथ नहीं हो रही, तो इनफिनाइट ग्रोथ जो है वो सेल्स की हो रही है, जिसमें मेच्योर सेल्स का कॉम्बिनेशन है. दिस इज कैंसर एक्चुअली, ठीक है. सो इट गोज इनटू अ कैंसरस ग्रोथ. Red cell is a normal, red cell mass in a normal man is 26 to 32 ml per kg, and in women it is slightly less, around 29 ml per kg. Please shut the door, beta. Now, types and stages of erythropoiesis. Again, इसने explain किया है कि definition क्या है. It is defined as a process of formation of red cells. It is an important component of hemopoiesis. Hemopoiesis का मतलब क्या है? किसी भी ब्लड सेल का फॉर्मेशन, ठीक है. हीम इज अ वर्ड विच इज यूज्ड फॉर ब्लड. तो किसी भी सेल के फॉर्मेशन को हीमोपोइसिस कहते हैं. स्पेसिफिकली आरबीसी की फॉर्मेशन को एरिथ्रोपोइसिस कहते हैं. 3 स्टेजेस ऑफ एरिथ्रोपोइसिस: मेसोब्लास्टिक, हेपेटिक एंड मेडुलरी स्टेज. मेसोब्लास्टिक मतलब योग सैक वाली स्टेज है, ठीक है. उसके बाद हेपेटिक स्टेज मतलब लिवर वाली स्टेज है. एंड देन फाइनली द मेडुलरी स्टेज का मतलब बोन मैरो के मेडुला में जो बोन मैरो में जो स्टेज है उसको हम मेडुलरी स्टेज बोलेंगे मोटा मोटा, ठीक है. सो मेसोब्लास्टिक ड्यूरिंग द इंट्रायूट्राइन लाइफ द एरिथ्रोपोइसिस फर्स्ट टेक्स प्लेस इन द yolk sac, mesoderm of the yolk sac and mesoderm of the body of the embryo. This is known as the mesodermic stage. कब तक होती है? Up to first 3 months of the intrauterine life, ठीक है. During this stage, the erythropoiesis is intravascular. Hepatic stage, 5th week of gestation से erythropoiesis liver and spleen में होना शुरू हो जाता है. इसको हम कहते हैं hepatic stage, ठीक है. 5th week of gestation, not the month. Remember this. पहले 4 हफ्ते जो है वो योग सैक में रहेंगे, इंट्रावेस्कुलर स्टेज, मेसोब्लास्टिक. उसके बाद फाइनली liver and spleen takes over. Then from the 5th month of the intrauterine life, the bone marrow starts forming the RBCs. This is known as the medullary stage. However, erythropoiesis in the bone marrow is very slow in the second trimester. Second trimester का मतलब क्या है? First 3 months of pregnancy is the first trimester, 3 to 6 is the second trimester, 6 to 9 is the third trimester. तो सेकेंड ट्राइमेस्टर में एरिथ्रोपोइसिस इसमें मेडुला में शुरू हो जाता है, लेकिन कंपैरेटिवली कम होता है. थर्ड ट्राइमेस्टर तक पहुंचते पहुंचते कंप्लीटली द बोन मैरो टेक्स ओवर द फॉर्मेशन ऑफ द आरबीसी, ठीक है. मेडुलरी एरिथ्रोपोइसिस बिकम्स मोर इफेक्टेड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द थर्ड ट्राइमेस्टर. आफ्टर बर्थ बोन मैरो रिमेन्स द ओनली साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी. क्लियर है? लिवर और स्प्लीन नहीं रहते. हाँ, अगर न्यूबॉर्न बेबी में लिवर, स्प्लीन या कहीं और एरिथ्रोपोइसिस हो रहा है तो definitely it is abnormal. Only the bone marrow has to remain the only site for erythropoiesis after birth of the baby, ठीक है. Extramedullary erythropoiesis in postnatal life is always considered abnormal.
एक्स्ट्रा मेडुलरी का मतलब बोन मैरो के अलावा किसी भी साइट पे होना, कि बाई चांस लिवर अभी भी कर रहा है या वट एवर इज मतलब एनी अदर साइट विच इज हेल्पिंग इन द एरिथ्रोपोइसिस, इट इज abnormal for the postnatal life. Postnatal का मतलब after birth of the baby. Extramedullary erythropoiesis in postnatal life is always considered abnormal. Till adolescent period, marrow cavities of all bones are involved in erythropoiesis, after which erythropoiesis regresses in the limb bones. हमको पता ही है कि पहले तो सारी ही जो बोन मैरो कैविटीज होती हैं वो एरिथ्रोपोइसिस में इन्वॉल्व लेती हैं, लेकिन जैसे जैसे मेच्योरिटी आती है जो सिर्फ कहाँ पे फिर बाद में सिर्फ कहाँ पे एक्टिविटी रह जाती है एरिथ्रोपोइटिक एक्टिविटी, जैसे मेच्योरिटी होती है लॉन्ग बोन्स के कौन से पोर्शन में, एपिफाइसिस वाले पोर्शन में, ठीक है, सिर्फ वहां पे एरिथ्रोपोइटिक एक्टिविटी रह जाती है, बाकी बोन की खत्म हो जाती है. आफ्टर द एज ऑफ 20 to 30 years, Peter, did you ask me that may I come in? Did you ask me? Out. Get out. After the age of 20 to 30 years, erythropoiesis is mostly limited to sternum, ribs, vertebrae, skull, pelvic and pectoral girdles. ठीक है, ये साइट्स आपको याद रखनी है कि कहाँ कहाँ फ्लैट बोन्स, जितनी फ्लैट बोन्स है ना, ये सारी फ्लैट बोन्स है. आपका स्टर्नम फ्लैट बोन है, रिब आपका फ्लैट बोन है, वर्टेब्रे आपके ठीक है ऑलमोस्ट फ्लैट ही कह सकते हैं आप, स्कल, पेल्विक एंड पेक्टोरल गर्डल्स, ये आपकी साइट्स रह जाती हैं सिर्फ बाद में एरिथ्रोपोइसिस की आफ्टर द एज ऑफ 20 to 30 years. नाउ स्टेप्स ऑफ एरिथ्रोपोइसिस है ना, या स्टेजेस ऑफ एरिथ्रोपोइसिस. 4 मेन स्टेजेस हैं. सबसे पहले है स्टेम सेल्स, फिर है प्रोजेनिटर सेल्स, फिर उसके बाद क्या है प्रीकर्सर सेल एंड फाइनली द मैच्योर सेल. ठीक है, स्टेम सेल का मतलब क्या होता है, वो सेल जो कि एक मदर सेल है. स्टेम सेल इज बेसिकली द मदर सेल. वो किसी भी सेल में कन्वर्ट हो सकता है, उसमें ये कैपेबिलिटी है कि वो किसी भी सेल में आगे कन्वर्ट हो जाए. प्रोजेनिटर सेल का मतलब है कि अब उसने एक स्पेशल लाइन पकड़ ली है कि हाँ मुझे एरिथ्रोइड मतलब ब्लड सेल में ही बनना है, मुझे लिवर सेल नहीं बनना, मुझे स्किन सेल नहीं बनना, मुझे किडनी का सेल नहीं बनना, मेरे को ब्लड सेल ही बनना है. तो उसने एक लाइन पकड़ ली है, वो प्रोजेनिटर सेल है. प्रिकर्सर का मतलब कि अब मतलब मेन मेच्योर सेल एरिथ्रोसाइट है, तो उससे जस्ट पहले कौन कौन सी स्टेजेस आएंगी, वो प्रिकर्सर स्टेजेस हैं. एंड फाइनली द मेच्योर सेल इज द आरबीसी. ठीक है, ईच स्टेज है सब स्टेजेस. Red cells are formed for pluripotent hematopoietic stem cells which give rise to committed stem cell. इसको समझो, pluri means whole, potent मतलब potency. So pluripotent means एक सेल जो हर तरीके से पोटेंट है किसी भी बॉडी के सेल में कन्वर्ट होने में. वो कुछ भी बन सकता है, वो उसमें चाहे उसको लिवर का सेल बनना है, चाहे उसे किडनी का बनना है, चाहे ब्लड का बनना है, चाहे हेयर का बनना है, वो किसी भी सेल में बन सकता है, इतनी पोटेंसी उस सेल में है. ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं कमिटेड स्टेम सेल. कमिटेड का मतलब हो गया कि अब वो कमिट हो चुका है, वही जैसे कि अपन ने बात की प्रोजेनिटर सेल की, कि वो अब कमिट हो चुका है कि मुझे ब्लड सेल ही बनना है. ठीक है, तो स्टेम सेल्स हमारे जो बोन मैरो है उसमें पड़े रहते हैं, लेकिन हम उनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते. मतलब जो फर्स्ट आइडेंटिफाइबल स्टेज होती है आरबीसी की, वो प्रिकर्सर सेल से ही होती है. वी कैन नॉट आइडेंटिफाई द स्टेम सेल एंड द प्रीजेनिटर सेल के हाँ ये प्रोजेनिटर है, ये स्टेम सेल है. इस तरीके से without going into extensive studies we cannot identify a stem cell. It is difficult. ठीक है, identifiable cell जो होता है वो precursor cell ही होता है हम लोगों के लिए. Committed stem cells form subsequent progenitor and precursor cells and finally they produce the reticulocyte and mature RBC. So in journal क्या क्या changes आएंगी, जो जितना precursor cell होगा वो उतना बड़ा होगा, क्योंकि उसको आगे डिफरेंशिएट होना है. तो डिफरेंशिएट होना है तो उसको ज्यादा मटेरियल चाहिए, न्यूक्लियर मटेरियल भी चाहिए एंड साइटोप्लाज्म में भी अच्छे से उसके न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स जो भी चाहिए सब कुछ उसके साइटोप्लाज्म में भरा होना चाहिए. तो ऑब्वियसली उसको क्योंकि ज्यादा रिक्वायरमेंट है तो उसका साइज जो होगा सेल का वो बड़ा होगा. ठीक है, तो प्रिकर्सर सेल्स हमेशा बड़े होते हैं, जैसे जैसे मैच्योरिटी की तरफ जाते जाएंगे साइज विल कीप ऑन डिक्रीजिंग. ठीक है, Secondly, size of nuclei and the number of nucleoli decreases. वही बात है, जब एक सेल ने आगे डिफरेंशिएट होना है तो उसका न्यूक्लियस होगा, उसको न्यूक्लियर मटेरियल भी चाहिए और वहां पे डिफरेंशिएशन होने के लिए जो भी क्रोमैटिन और ये जो चीजें चाहिए वो सब वहां पे प्रेजेंट होनी चाहिए. लेकिन जैसे जैसे वो मैच्योर होता जाएगा
उसकी रिक्वायरमेंट डिफरेंशिएट करेगा नहीं। अब तो सिर्फ मैच्योर होना है, तो ऑब्वियसली न्यूक्लियस जो है वो डिसअपियर होता जाएगा, न्यूक्लियर मटेरियल जो है वो डिसअपियर होता जाएगा। सो एक प्रिकर्सर सेल का साइज बड़ा होगा, साइटोप्लाज्म ज्यादा होगा, न्यूक्लियस होगा, ठीक है। जैसे जैसे मैच्योरिटी होती जाएगी साइज कम होगा, न्यूक्लियर मटेरियल विल स्टार्ट डिसअपियरिंग। स्टेनिंग रिएक्शन चेंजेस फ्रॉम डीप बेसोफिलिक टू पॉलीक्रोमैटोफिलिक या एसिडोफिलिक। अब अगर आरएनए न्यूक्लियर मटेरियल अगर ज्यादा है तो स्टेनिंग बेसोफिलिक होती है। आप इसको डिटेल में बाद में पढ़ेंगे जब हम आपको स्टेनिंग सिखाएंगे। तो मेनली ये देख लो कि जब आरएनए जो होता है ना वो बेसोफिलिक स्टेनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जब तक अच्छा खासा न्यूक्लियर मटेरियल है, आरएनए है, डीएनए है, तब तक स्टेनिंग बेसोफिलिक रहेगी। जैसे जैसे ये मटेरियल खत्म होता जाएगा स्टेनिंग जो है वो एसिडोफिलिक होती जाएगी, ठीक है। This occurs mainly due to gradual reduction in the quantity of the RNA material. अब प्लूरीपोटेंट सेल्स है, स्टेम सेल जो फर्स्ट है स्टेज वो है प्लूरीपोटेंट सेल की। प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स आर द मदर सेल्स दैट फॉर्म द स्टेम सेल्स फॉर डिफरेंट सेल लाइन्स। इसकी दो प्रॉपर्टीज हैं, सेल्फ रिन्यूअल मतलब अपने आप को रिन्यू कर सकता है, बाकी मेच्योर होने के बाद सेल अपने आप को रिन्यू नहीं कर सकता। सेल के रिन्यूअल के लिए क्या चीज जरूरी है? कौन सा सेल है जो अपने आप को रिन्यू कर पाएगा? क्या चीज जरूरी है? हाँ, खुद का डीएनए, न्यूक्लियस जरूरी है। जब तक न्यूक्लियर मटेरियल रहेगा वो अपने आप को रीजनरेट कर पाएगा। न्यूक्लियर मटेरियल नहीं रहेगा तो सेल कैन नॉट रिन्यू इटसेल्फ, ठीक है। देन डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है? इट कैन प्रोग्रेस ऑन टू एन अदर काइंड ऑफ अ सेल, ठीक है। So they have the capacity to renew themselves. Therefore, at no time the bone marrow is depleted of the stem cells. हर टाइम बोन मैरो में स्टेम सेल्स प्रेजेंट रहेंगे क्योंकि वही तो हैं जो आगे डिफरेंशिएट करके डिफरेंट डिफरेंट सेल्स बनाते रहेंगे, ठीक है। यस, व्हाट इज द टाइम? मैंने पहली क्लास में ही कहा था कि 9-10 के बाद मुझे क्लास में डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। तो दिस इज द ओनली टाइम मैं अलाउ कर रही हूँ तुम्हें आने को, इसके बाद मैं अलाउ नहीं करूंगी। 9-10 पे द डोर्स वुड बी लॉक्ड। ठीक है। सो हमेशा आपको बोन मैरो में स्टेम सेल मिल जाएंगे बिकॉज दे विल अल्टीमेटली डिफरेंशिएट इनटू डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स। देन दे हैव द कैपेसिटी टू डिफरेंशिएट इनटू सब्सिक्वेंट प्रोजेनिटर सेल्स। सो दिस इज द स्टेम सेल और द मदर सेल। देन कमिटेड सेल्स, these cells develop from the pluripotent cells. इसमें दो कैटेगरीज आएंगी, एक माइलॉइड सीरीज और एक एरिथ्रॉइड सीरीज, ठीक है। माइलॉइड सीरीज जो है वो फॉर्म करेंगे आरबीसी, मोनो ये डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, इस सबके प्रीकर्सर्स को वो बनाएगी। तो कौन सी सीरीज इसमें आएगी? एरिथ्रॉइड सीरीज, मेगाकैरियोइड सीरीज, मोनोसिटिक एंड ग्रैनुलोसिटिक। और उसके बाद जो एरिथ्रॉइड स्टेम सेल्स हैं वो गिव राइज टू करेंगे बर्स्ट फॉर्मिंग सेल्स एंड कॉलोनी फॉर्मिंग सेल्स, ठीक है। बर्स्ट फॉर्मिंग सेल्स का मतलब वही है कि एक सेल जिसने डिसाइड कर लिया है कि मुझे ब्लड सेल बनना है। कॉलोनी फॉर्मिंग सेल का मतलब है कि अब आगे उसने ये डिसाइड कर लिया है कि मुझे आरबीसी कॉलोनी बनानी है या डब्ल्यूबीसी कॉलोनी बनानी है या मुझे प्लेटलेट कॉलोनी बनानी है, ठीक है। सो एरिथ्रॉइड स्टेम सेल्स गिव राइज टू प्रोजेनिटर सेल्स फॉर एरिथ्रॉइड सेल लाइन। These are two, BFU and CFUE. Two types of progenitor cells, BFUE and CFUE. They form a common progenitor which is CFU-MGE. इतना डिटेल में मत पढ़ो, बस ये है कि burst forming units हैं, burst forming unit E, colony forming unit E. पहले burst forming unit बनेगी, burst forming further differentiate करेगी into colony forming. BFU are burst forming units, erythroid progenitor cells that give rise to a large number of CFU erythroid series, ठीक है। CFUEs are colony forming erythroid progenitor cells that give rise to moderate number of blast cells. अब ये समझ आई तुम्हें? सबसे पहले जो सेल था वो था तुम्हारा स्टेम सेल, जिसको हमने क्या बोला है? प्रोजेनिटर सेल, ठीक है, प्लूरीपोटेंट सेल। प्लूरीपोटेंट सेल ने आगे आपको प्रोजेनिटर सीरीज दी जिसमें बर्स्ट फॉर्मिंग यूनिट्स बना दी। बर्स्ट फॉर्मिंग यूनिट्स किसकी हैं? एरिथ्रॉइड सीरीज की। एक यूनिट तो बनी थी माइलॉइड की जो कि साइड पे हो गई, हम कंसंट्रेट कर रहे हैं एरिथ्रॉइड पे।
तो BFU बना एरिथ्रॉइड का, BFU ने फिर आगे डिफरेंशिएट होके कॉलोनीज बना दी एरिथ्रॉइड सीरीज की। अब आगे जब ये कॉलोनी बन गई तो इस कॉलोनी को हम नाम दे देते हैं ब्लास्ट सेल्स का, ठीक है। मतलब बेसिकली जो CFU यूनिट्स हैं, जो कॉलोनीज हैं, वो ब्लास्ट सीरीज शुरू हो जाती है। एंड फर्स्ट प्रिकर्सर सेल जो हम बोलते हैं वो हम बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्ट, ठीक है, एरिथ्रोब्लास्ट। अब ब्लास्ट क्यों बोला जाता है? ब्लास्ट का मतलब क्या होता है? एक बड़ी चीज। तो ऑब्वियसली ये बहुत बड़ा है, इसमें बहुत सारा मटेरियल है, अंदर न्यूक्लियस बहुत बड़ा है इसके, तो इसलिए इसको हम ब्लास्ट बोलेंगे। फिर एरिथ्रोब्लास्ट से आगे बनेगा, अच्छा बहुत जगह एरिथ्रोब्लास्ट को नॉर्मोब्लास्ट भी बोला जाता है, सो दैट इज अ नॉर्मल थिंग। एरिथ्रोब्लास्ट एंड नॉर्मोब्लास्ट आर द सेम, एक ही चीज का नाम है, एक ही सेल का नाम है, ठीक है। So as blast cells are formed, first to be morphologically identifiable cells in the bone marrow in erythropoiesis, they are the true precursors of erythrocytic series. समझ आ गई? क्योंकि ब्लास्ट को हम इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जैसे ही हम बोन मैरो को लेते हैं और उसका स्लाइड बनाते हैं तो ब्लास्ट ही हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं। उससे पहले के स्टेम सेल्स को हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि ये कौन से हैं, क्या है, BFU कहाँ है, CFU कहाँ है, इन जर्नल, ठीक है। अब जिन्होंने स्टडी ही करना है और जिसने स्टेम सेल थेरेपी ही करनी है उसको तो सब पता है। वी आर टॉकिंग अबाउट अस, सो फॉर अस द फर्स्ट आइडेंटिफाइबल सेल इज द ब्लास्ट सीरीज, ठीक है। The precursors of erythrocytes are called erythroblasts. They are also called as normoblasts. They develop from pronormoblasts. So basically pronormoblast क्या हुआ? The colony forming cells, ठीक है, burst forming cells, BFUs जो थे, इन्होंने ही तो ब्लास्ट बनाए हैं। So BFU is basically the precursor cell of this pronormoblast. There are 3 successive types of normoblast: early, intermediate and late, ठीक है। इसको नॉर्मोब्लास्ट बोलो, इसको एरिथ्रोब्लास्ट बोलो, एक ही बात है। 3 स्टेजेस इसकी, अर्ली, मिडिल एंड लेट। क्यों? क्योंकि तीनों में ही अलग अलग चीजें हो रही हैं। बेसिकली क्या है, हीमोग्लोबिन किस स्टेज पे आएगी उसके हिसाब से इसको हमने 3 स्टेज, सब स्टेजेस में डिवाइड कर दिया है। पहली स्टेज तो नॉर्मल मतलब एरिथ्रोब्लास्ट है। अब एरिथ्रोब्लास्ट आगे डिफरेंशिएट हो गई इनटू 3 स्टेजेस, अर्ली, मिडिल एंड लेट। अब अर्ली में क्या हो रहा है? एरिथ्रोब्लास्ट आर द फर्स्ट ब्लास्ट टू अपीयर इन द बोन मैरो, फर्स्ट आइडेंटिफाइबल सेल्स। इसका डायमीटर बहुत बड़ा है, जैसे कि हमने बात की। नॉर्मल आरबीसी का डायमीटर कितना होता है? 7 to 10 माइक्रोमीटर, ठीक है। इसका कितना है? 15 से 20 माइक्रोमीटर। सेल इज इरेगुलरली राउंडेड और स्लाइटली ओवल। साइटोप्लाज्म इज लेस इन अमाउंट, ऑक्युपाइज 20% ऑफ द सेल। प्रेजेंस ऑफ हाई कंसंट्रेशन ऑफ पॉलीराइबोसोम्स मेक्स द साइटोप्लाज्म स्लाइटली बेसोफिलिक। क्या कहना चाह रहा है ये कि बहुत बड़ा सेल है, बहुत बड़े सेल में सबसे ज्यादा जो पार्ट ऑक्युपाइड है वो न्यूक्लियस से ऑक्युपाइड है। क्यों? क्योंकि इसको डिफरेंशिएट करना है। बाकी साइटोप्लाज्म 20% है, 80% इज द न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस में क्या है? पॉलीराइबोसोम्स है, DNA है, RNA है। उसके कारण इसको बेसोफिलिक स्टेनिंग मिल रही है, ठीक है। The cytoplasm has a high content of RNA, which indicates vigorous protein synthesis. Nucleus is large, occupies 80%, contains multiple nuclei. Mitosis हो रही है, hemoglobin स्टेज पे नहीं बनी है। So early normoblast में hemoglobin नहीं है। क्या identifiable features हैं? Large cell, about 15 to 20 micrometer in size, comparatively less cytoplasm, more of nuclear material, 80% of nucleus, no hemoglobin at all, basophilic staining, ठीक है। Then early normoblast. Early normoblast or early erythroblast is the first erythroblast to appear in the bone marrow. वही चीज को ये पता नहीं कितनी बार लिखेगा, बस normoblast जो है ना वो फर्स्ट है। अब उसमें अर्ली है, मिडिल है, लेट है, उसको आपको करने की जरूरत नहीं है। बस जो erythroblast स्टेज है वो फर्स्ट आइडेंटिफाइबल स्टेज ऑफ RBC है, ठीक है। The features are diameter is 12 to 18, cells exhibit active mitosis, obviously differentiation is going on. Cytoplasm scanty है, basophilic है because of the presence of RBCs. Early normoblast is also called basophilic. Nucleus is large, occupies 3/4 of the cell. इसमें बहुत से heterochromatin clumps हैं। क्यों? क्योंकि completely differentiation चल रही है, chromatin अपना काम कर रहा है, threads बन रहे हैं chromatin के। Chromatins are connected by linear strands. This often gives the nucleus appearance of wheel spokes. Hemoglobin first appears in these cells in erythropoiesis. अब इस चीज का बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। Some books have written that erythroblast जो है वो अर्ली स्टेज में आता है, some have written कि वो इंटरमीडिएट स्टेज में आता है।
as a मतलब examiner we will say it comes in the either in the late phase of early normoblast or in the intermediate stage. तो आपकी अगर वो दे रखी हैं ऑप्शंस दे रखी हैं, इंटरमीडिएट दे रखी है तो आप इंटरमीडिएट स्टेज को ही टिक करेंगे. अगर ऐसे दे रखा है कि इंटरमीडिएट भी दे रखा है और लेट फेज ऑफ अर्ली दे रखा है तो फिर आप लेट फेज ऑफ अर्ली नॉर्मोब्लास्ट स्टेज को टिक करेंगे. ठीक है, ये क्वेश्चन काफी कॉमनली पूछा भी जाता है और हमेशा ही इसका कंफ्यूजन बना रहता है. बट बेसिकली आइडेंटिफाइबल हीमोग्लोबिन हमेशा इंटरमीडिएट स्टेज में आता है, चाहे वो अर्ली स्टेज के लेटर फेज में बनना शुरू हो जाता है पर हम आइडेंटिफाई उसको इंटरमीडिएट स्टेज में ही कर पाते हैं. ठीक है, सो फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेस या फॉर एमसीक्यू पर्पसेस हीमोग्लोबिन अपेयर्स इन द इंटरमीडिएट स्टेज. दिस इज व्हाट वी बिलीव. फिर भी गो थ्रू गाइडन कि जो लेटेस्ट इश्यू ऑफ गाइडन है उसने क्या लिखा है. अगर उसने अर्ली लिखा है तो फिर आपको अर्ली ही लिखना है, क्योंकि जो भी चेकिंग होगी वो आपके लेटेस्ट इश्यू ऑफ गाइडन से ही होगी. ठीक है, देन इंटरमीडिएट स्टेज. इंटरमीडिएट स्टेज में वही बात है, जो साइज है वो थोड़ा सा छोटा होता जाएगा, न्यूक्लियर मटेरियल है वो थोड़ा सा कम होता जाएगा. अब हीमोग्लोबिन आ चुका है, हीमोग्लोबिन आ गया है तो बेसोफिलिक स्टेनिंग नहीं रहेगी, बेसोफिलिक एसिडोफिलिक का कॉम्बिनेशन रहेगा, तो स्टेनिंग चेंज हो जाएगी. ठीक है, the cells is smaller than the early normoblast, having a diameter of 10 to 15. Cytoplasm changes from blue to pink as the hemoglobin dilutes the ribosome content. Nucleus is small and occupies about half of the cell area. There is a redistribution of clumps in the nucleus. Hemoglobin synthesis increases, which makes the cell acidophilic. Presence of RNA makes the cytoplasm eosinophilic. Thus, mixture of acidophilic and eosinophilic gives rise to a polychromatic appearance. ठीक है, intermediate normoblast is also known as the polychromatic normoblast. ये हो गया इंटरमीडिएट. तो मेन इंटरमीडिएट की बात क्या है कि इसमें हीमोग्लोबिन अपेयर हो गई है. लेट स्टेज में क्या होगा, साइज ऑफ द सेल और छोटा हो जाएगा. अब न्यूक्लियस की डिफरेंशिएशन उतनी नहीं रहेगी, तो न्यूक्लियस का जो मतलब शेप एंड स्ट्रक्चर है वो अब डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो जाएगा, क्रोमैटिन फाइबर्स हमको ज्यादा दिखेंगे. ठीक है, एंड हीमोग्लोबिन जो है अब उसकी पूरी प्रोडक्शन खत्म हो जाएगी. लेट नॉर्मोब्लास्ट स्टेज तक हीमोग्लोबिन टोटली कंप्लीट हो जाती है, जितनी उस सेल में होनी चाहिए उतनी प्रोडक्शन हो चुकी होती. So late normoblast or the orthochromatic erythroblast, this is also called the late erythroblast. This is produced by final mitosis. Smallest है diameter में, mitosis अब absent हो गई है, cytoplasm deeply eosinophilic हो गया है, इसलिए इसको orthochromatic भी बोला जाता है. Nucleus छोटा है, pycnotic है. Dark nuclear material arranged in typical pattern gives the appearance of a cartwheel. Finally, pycnotic nucleus also disintegrates. Hemoglobin synthesis increases, almost completes at this stage. So late stage में hemoglobin complete हो जाती है. ठीक है, so अब आप एक अगर रिवाइज करें तो सबसे पहले स्टेम सेल था. स्टेम सेल जो है वो प्लूरीपोटेंट सेल है, वो बहुत लार्ज है, उसमें बहुत न्यूक्लियस मटेरियल है, साइटोप्लाज्म है, वो किसी भी सेल में डिफरेंशिएट हो सकता है. फिर उसने बनाया बर्स्ट फॉर्मिंग सेल्स. बर्स्ट फॉर्मिंग सेल्स ने फर्दर डिफरेंशिएट करके कॉलोनी फॉर्मिंग सेल्स बनाए. कॉलोनी फॉर्मिंग सेल्स या CFUs का मतलब है कि अब उन्होंने एक एरिथ्रॉइड सीरीज पकड़ ली है. ठीक है, तो CFU से आगे फिर जो स्टेज आई वो आई अपनी एरिथ्रोब्लास्ट, जो कि फर्स्ट आइडेंटिफाइबल स्टेज है हमारे लिए. एरिथ्रोब्लास्ट को हमने 3 स्टेजेस में डिवाइड किया, अर्ली, मिडिल एंड लेट. अर्ली का साइज बड़ा है, न्यूक्लियर मटेरियल ज्यादा है, बहुत माइटोसिस हो रही है, हीमोग्लोबिन नहीं है, बिल्कुल लेट स्टेज में बननी स्टार्ट हो जाती है. इंटरमीडिएट जो है उसमें हीमोग्लोबिन अच्छे से बन गई है, न्यूक्लियस थोड़ा कम हो गया है, क्रोमैटिन मटेरियल ज्यादा दिख रहा है, साइटोप्लाज्म और स्कैंटी हो गया है, साइज छोटा हो गया है. ठीक है, लेट स्टेज जो है हीमोग्लोबिन पूरी बन चुकी है, साइज छोटा हो गया है, न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट हो गया है, क्रोमैटिन मटेरियल ही दिख रहा है. क्लियर है, ये मोटा मोटा सारा है. अब उसके बाद जो स्टेज आती है वो आती है रेटिकुलोसाइट. रेटिकुलोसाइट इज इमीडिएट प्रिकर्सर ऑफ एरिथ्रोसाइट. एरिथ्रोसाइट से जस्ट पहला. एरिथ्रोसाइट का मतलब है रेड सेल, रेटिकुलोसाइट का मतलब है रेटिकुलम दिख रहा है उस सेल में. अब इस सेल में क्या होगा, ये एरिथ्रोसाइट से जरा सा ही बड़ा होगा, ऑलमोस्ट इक्वल बट हल्का सा बड़ा. इसमें न्यूक्लियस नहीं होगा क्योंकि लेट नॉर्मोब्लास्ट स्टेज में ही न्यूक्लियस खत्म हो गया है, तो इसमें सिर्फ हमको
रेमिनेंट्स ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल मिलेगा। ऐसे लगेगा एक थ्रेड पड़ा हुआ है, एक छोटा सा क्लम्प पड़ा हुआ है, एक थ्रेड है, एक क्लम्प है, बस दैट्स इट, ठीक है। आइडेंटिफाइबल न्यूक्लियर मटेरियल नहीं मिलेगा, डिसइंटीग्रेटेड न्यूक्लियर मटेरियल मिलेगा, ठीक है, समझ आई। So reticulocytes are the immediate precursors of red cells, therefore they are also called juvenile red cells. अब रेटिकुलोसाइट काउंट का इंपॉर्टेंस क्या है बेटा? व्हाट इज द टाइम? 9:30। तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है रेटिकुलोसाइट का कि जब हम, जैसे टाइटल्स आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है पेशेंट को, है ना, हमें पता है कि उसका हीमोग्लोबिन 8 है, उसका रीजन आयरन डेफिशिएंसी है। हम पेशेंट को आयरन देना शुरू करते हैं एंड वी एक्सपेक्ट के दिस इज गोइंग टू एक्ट ऑन द पेशेंट। तो हमें पता कैसे चलेगा? हम उसका ब्लड फिल्म कराते हैं आयरन देने से पहले और बाद में, है ना। आयरन देने से पहले तो हमको क्या दिखेंगे, कैसे आरबीसी दिखेंगे? हु विल टेल मी? आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में कैसे आरबीसी दिखेंगे? माइक्रोसिटिक, माइक्रोसिटिक। दूसरा वर्ड कौन सा है? माइक्रोसिटिक, उसका साइज छोटा हो जाएगा। दूसरा वर्ड क्या है? हाइपोक्रोमिक। हाइपोक्रोमिक, क्रोमा मीन्स कलर, हाइपोक्रोमिक उसका कलर भी कम है और उसका साइज भी कम है। तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में हमें माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक आरबीसी दिख जाएंगे जब हमने ब्लड फिल्म बनाई। उसके बाद हमने पेशेंट को आयरन पे डाल दिया, 2 महीने के बाद हमने वापस ब्लड फिल्म बनाई। तो क्या होगा कि आयरन जो है इट इज गोइंग टू हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ द आरबीसी। जब बोन मैरो ज्यादा प्रोड्यूस करेगी तो प्रिकर्सर सेल्स विल स्टार्ट फॉलिंग इनटू द ब्लड स्ट्रीम ऑल्सो, ठीक है। जब भी कोई मशीन जल्दी जल्दी वर्क करती है तो उसके साथ में कच्चा माल भी आता रहता है, मैंने पहले भी ये बात कही थी। सो रेटिकुलोसाइट हमें दिखने शुरू हो जाएंगे इन द ब्लड फिल्म। अगर हमें नंबर ऑफ रेटिकुलोसाइट ज्यादा दिखने शुरू हो गए हैं तो दैट मीन्स कि जो हमने आयरन थेरेपी दी है दैट इज एक्टिंग ऑन द पेशेंट, ठीक है, समझ आई। सो ब्लड फिल्म इज अ वेरी मतलब रेटिकुलोसाइट काउंट करना विद द हेल्प ऑफ अ ब्लड फिल्म बहुत एक्यूरेसी वाला टेस्ट हमारे लिए हो जाता है। ऑब्वियसली हम हीमोग्लोबिन लेवल भी करा सकते हैं, लेकिन हीमोग्लोबिन लेवल इतनी जल्दी बढ़ता नहीं है। आफ्टर 3 months ऑफ आयरन थेरेपी 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन बढ़ेगा, और वो भी मैनुअल एरर के कारण। आप एक लैब से कराएंगे तो 14 आएगा, दूसरी लैब से कराएंगे तो 13 आएगा। इट इज ऑलवेज गोइंग टू हैपन, ठीक है। सो रेटिकुलोसाइट्स अगर हमें दिखने शुरू हो जाए कि नंबर ऑफ रेटिकुलोसाइट्स हैव इंक्रीज, so that means now the bone marrow is getting active to produce the RBC. So our iron is helpful for the patient. ठीक है? So reticular cells are juvenile red cells. They are mature with full component of hemoglobin. अब हमको पता ही है कि last stage तक full hemoglobin बन चुकी है. They are slightly larger than the RBCs. There is a network of reticular material. The reticular material is nothing but remnants of disintegrated organelles, especially the nuclear fragments. ठीक है? तो सिर्फ न्यूक्लियर के फ्रेगमेंट्स के जो रेमिनेंट्स हैं सिर्फ वो दिखेंगे, बाकी कुछ भी न्यूक्लियस जैसा हमको इसमें नहीं दिखेगा। बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ रेटिकुलर फ्रेगमेंट्स दीज सेल्स आर कॉल्ड द रेटिकुलोसाइट्स। रेटिकुलम इज स्टेन्ड बाय सुप्रावाइटल स्टेन। सुप्रावाइटल स्टेन का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वाइटल स्टेन, सुप्रावाइटल स्टेन? मोस्टली जब हम सेल को स्टेन करते हैं तो वो सेल डेड हो जाता है। सुप्रावाइटल स्टेन एक ऐसी स्टेन है जो जैसे वो लिविंग कंडीशन में है, सेल जैसा शेप साइज मेंटेन करता है लिविंग कंडीशन में, वैसा ही स्टेनिंग के बाद भी मेंटेन करे। So a stain which can let the cell live in the मतलब stay in the living condition is known as a supravital stain. क्रिसाइल ब्लू, मिथिलिन ब्लू, इस तरह की स्टेन्स हैं। सुप्रावाइटल स्टेन्स बेसिकली उसके सेल की लिविंग कंडीशन में जैसा वो सेल होता है वैसे को ही प्रिजर्व करती है। ऐसा नहीं है कि उसका सारा कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो है उसके वो चेंज करते हैं, ठीक है। हीमोग्लोबिन सिंथेसिस कंटिन्यूज टू सम एक्सटेंट। रेटिकुलोसाइट काउंट इज 0 to 1% ऑफ द आरबीसी। अगर हम ब्लड फिल्म बनाएंगे तो मुश्किल से हमें नॉर्मल पर्सन में 1-2 ही दिखेंगे, लेकिन अगर वही आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में पेशेंट को आयरन देने के बाद हम देखेंगे तो करीबन 5 से 7 एक ब्लड फिल्म में हमको दिख जाएंगे, जिससे हमें समझ आती है कि हमारा आयरन काम कर रहा है। फाइनली द एरिथ्रोसाइट्स, ये मैच्योर सेल्स है, बाइकनकेव है, डायमीटर इसका 7.5 माइक्रोमीटर हो गया है। एरिथ्रोपोइसिस की टोटल ड्यूरेशन 7 to 9 डेज है। 5 से 7 दिन लगते हैं प्रोजेनिटल सेल को रेटिकुलोसाइट बनने में, और फिर फाइनली 2 दिन लगते हैं रेटिकुलोसाइट को मैच्योर आरबीसी बनने में। अब इसकी रेगुलेशन इसकी ये है, हार्मोनल फैक्टर्स हैं, डाइटरी फैक्टर्स हैं और अदर फैक्टर्स हैं। हार्मोनल फैक्टर्स में कुछ हार्मोन्स हैं जो एरिथ्रोपोइसिस को बढ़ा रहे हैं और कुछ हैं जो उसको डिक्रीज कर रहे हैं।
तो हार्मोन्स कौन कौन से? एरिथ्रोपोइटिन, एरिथ्रोपोइटिन अपने आप में एरिथ्रोपोइसिस का मेजर हार्मोन है। देन एंड्रोजन्स, ईस्ट्रोजन, थायरॉक्सिन, एंटीरियर पिट्यूटरी, कॉर्टिकोस्टेरॉइड, इंटरल्यूकिन। देन डाइट में वही आयरन, फॉलिक एसिड, विटामिन B12 एंड अदर मिनरल्स लाइक कॉपर, कोबाल्ट एंड निकल, ठीक है। अदर फैक्टर्स, इंट्रिंसिक फैक्टर्स, केमिकल फैक्टर, इन्वायरमेंटल के एल्टीट्यूड है या डीप सी है या कहाँ है, एंड देन फर्दर ड्रग्स। तो ये मेन फैक्टर्स हैं जो कि एरिथ्रोपोइसिस को कंट्रोल कर रहे हैं। हम इनको एक एक करके पढ़ेंगे। फीडबैक कंट्रोल, हमने somebody was asking me फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है ना? तो हॉर्मोन्स के लिए फीडबैक मैकेनिज्म होता है कि अगर ब्लड में कोई हार्मोन कम हो गया है तो जहां से उसका कंट्रोल हो रहा है उसे बढ़ा दो, ठीक है। सो अंडरस्टैंड वन थिंग कि सबसे ऊपर जो बैठा हुआ है वो है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के नीचे बैठा हुआ है पिट्यूटरी, पिट्यूटरी के नीचे बैठा हुआ है जो इफेक्टर ऑर्गन है, एंड फाइनली द हार्मोन विच इज बीइंग रिलीज विच इज एक्टिंग ऑन द इफेक्टर ऑर्गन, ठीक है। सो बेसिकली हाइपोथैलेमस इज एक्टिंग लाइक अ गॉड, ठीक है। इट इज बेसिकली कंट्रोलिंग ऑल द अदर थिंग्स। तो हाइपोथैलेमस भगवान की तरह बैठा हुआ है, फिर आगे पिट्यूटरी गुरु की तरह बैठा हुआ है, और फाइनली जो इफेक्टर ऑर्गन है वो भक्त है, हम लोग, ठीक है। तो अगर हमें किसी चीज की जरूरत है तो वो प्रार्थना जाती है हाइपोथैलेमस के पास। हाइपोथैलेमस डिसाइड करता है कि पिट्यूटरी अब तो इस चीज को सुन या नहीं सुन, बढ़ा या कम कर, और फाइनली जब पिट्यूटरी उसको बढ़ाती है, कम करती है, तो हमें उसका इफेक्ट मिलता है। तो अगर कोई भी हार्मोन ब्लड में कम हो गया है, फॉर एग्जांपल थायराइड की बात कर लें, T3 T4 लेवल्स अगर कम है तो किसको बढ़ाना है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को बढ़ाना है। वो कहाँ है? वो पिट्यूटरी में है, पिट्यूटरी से रिलीज हो रहा है। और पिट्यूटरी किसके कंट्रोल के अंडर है? हाइपोथैलेमस के कंट्रोल के अंदर। तो ये फीडबैक मैकेनिज्म है कि कोई चीज कम हो रही है तो वो फीडबैक दे रहे हैं कि भाई ये चीज कम है, इसको बढ़ाओ, तो वो ऑटोमेटिकली बढ़ती जाती है। और फाइनली जो रिजल्ट आता है वो ये है कि TSH बढ़ा, TSH ने थायराइड को स्टिमुलेट किया और थायराइड हार्मोन बना एंड वो नॉर्मल लेवल पे आ गया, ठीक है। अब ये एरिथ्रोपोइसिस में ऐसा कोई फीडबैक नहीं होता है। एरिथ्रोपोइसिस में कोई भी ऐसा फीडबैक नहीं है कि कहे कि मेरा आरबीसी कम हो गया है, इसको बढ़ाओ, ठीक है। बस एक ही है कि टिश्यू लेवल से फीडबैक जाती है कि टिश्यू की रिक्वायरमेंट ऑक्सीजन के लिए बढ़ी हुई है और उतना आरबीसी है नहीं कि उस ऑक्सीजन को दे सके, तो एक टिश्यू लेवल से जो फीडबैक जाएगी वही जाएगी। इट इज एन इनडायरेक्ट काइंड ऑफ फीडबैक। इस तरीके का हार्मोनल फीडबैक नहीं है कि एरिथ्रोपोइसिस आरबीसी ब्लड में कम है तो एरिथ्रोपोइसिस को स्टिमुलेट करो, ऐसा फीडबैक प्रॉपर इसमें नहीं है। तो फंक्शनल फीडबैक है, फंक्शनल फीडबैक है या एंड प्रोडक्ट फीडबैक है। फंक्शनल फीडबैक का मतलब क्या है कि टिश्यू सिग्नल देता है कि मेरे को ज्यादा रिक्वायरमेंट है आरबीसी की, क्योंकि मुझे ऑक्सीजन की ज्यादा रिक्वायरमेंट है, ठीक है। रेड सेल्स सप्लाई ऑक्सीजन टू द टिश्यूज, देयरफॉर ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऑफ द टिश्यू इज द मेजर फंक्शनल फीडबैक। एरिथ्रोपोइटिन इज द चीफ मीडिएटर ऑफ दिस फंक्शनल फीडबैक। समझ आए? यहाँ पे फंक्शनल का मतलब क्या है कि काम जो करना है उसके अकॉर्डिंगली फीडबैक मिल रहा है, लेवल का फीडबैक नहीं मिल रहा। थायराइड या किसी भी हार्मोन में लेवल का फीडबैक मिल रहा था कि थायराइड हार्मोन का लेवल कम हो गया है, उसको बढ़ाओ। यहाँ पे क्या है कि लेवल वगैरह का कुछ नहीं पता है, बस हाँ जब टिश्यू कहता है कि मुझे ज्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है तो आरबीसी एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन जो है वो फंक्शन में आता है कि ठीक है मैं आरबीसी को बढ़ाता हूँ तो तुम्हारी ऑक्सीजन पूरी हो सके, ठीक है। एंड प्रोडक्ट फंक्शनल फीड, एक फंक्शनल फीडबैक हो गई, दूसरी हो गई एंड प्रोडक्ट फीडबैक। एंड प्रोडक्ट फीडबैक का मतलब क्या है कि जब रेड सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो सर्टेन केमिकल्स ऐसे रिलीज होते हैं जो ये फीडबैक दें कि हाँ बहुत ज्यादा आरबीसी डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, तो किसी तरीके से थ्रू एरिथ्रोपोइटिन इनकी प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके, ठीक है। द एंड प्रोडक्ट फीडबैक इज ड्यू टू प्रोडक्ट्स ऑफ आरबीसी डिस्ट्रक्शन। इसमें ज्यादा डिटेल आप मत पढ़ें बिकॉज ये आपके लेवल का नहीं है। नाउ फैक्टर्स कंट्रोलिंग में हार्मोन एंड डाइटरी अपन ने कर ही लिया। सबसे पहले एरिथ्रोपोइटिन, मेन हार्मोन जो कंट्रोल कर रहा है एरिथ्रोपोइसिस को वो है एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन। कहाँ बनता है? लिवर में बनता है, लिवर के किडनी में बनता है इन द इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ पेरिट्यूबुलर कैपिलरी बेड ऑफ किडनी। टू सम एक्सटेंट जेजी सेल्स भी बनाते हैं, एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर मैसेंजर सेल्स भी बनाते हैं। तो मेनली किडनी ही बना रहा है। तो ऑब्वियस है कि अगर किसी पेशेंट में किडनी प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रही है तो उसमें अंडरस्टूड है कि एनीमिया उस पेशेंट को होगा ही होगा, क्योंकि एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन ही नहीं बन रहा, ठीक है। To some extent also produced by JJ cells. Kidney secretes about 85%, rest 15% is coming from the cells. Kupffer cells of the liver and perivenous hepatocytes produces erythropoietin.
There are also evidences that erythropoietin is produced in brain, uterus and oviduct. ये MCQ क्वेश्चन है बाय द वे, है ना, कि कहाँ कहाँ बन सकता है, ठीक है. देन रीनल डिसीजेस कॉजेज अनीमिया, ये अपन ने बात करी ली. मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या हुआ इसको? मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में जो एक ही बात, मैं ज्यादा डिटेल हम करेंगे नहीं क्योंकि ये आपके अभी लेवल का नहीं है, एंडोक्राइन में थोड़ा बहुत आप पढ़ेंगे. ये JAK2 प्रोटीन, क्यों? क्योंकि जो भी हेमोपैथिक कैंसर्स हैं, जो कैंसर्स है उसमें ये JK2 जीन, इसको स्टडी किया जाता है. तो JAK2 प्रोटीन अगर बढ़ा हुआ है तो इसका मतलब है कि एरिथ्रोपोइसिस जो है वो बहुत हाई लेवल पे हो रहा है. अगर किसी पेशेंट का हीमोग्लोबिन 18-20 हो रहा है तो ऑब्वियसली, और प्लस उसके में ये JAK2 प्रोटीन बढ़ा हुआ है, तो फिर हम ऑब्वियसली उसको एक हेमाटोपोइटिक कैंसर समझते हैं और उसी तरीके से उसको ट्रीटमेंट दिया जाता है. तो ये जीन स्टडी की जाती है, ये प्रोटीन देखा जाता है, इसका लेवल स्टडी किया जाता है कैंसर से. अब फंक्शन इसके क्या है? ये एरिथ्रोपोइसिस को बहुत तरीके से करता है. सबसे पहले ये BFU एंड CFU यूनिट्स को स्टिमुलेट करता है. ये सेल साइकिल की लेंथ को डिक्रीज करता है, मैच्योरेशन में हेल्प करता है, हीमोग्लोबिन सिंथेसिस में हेल्प करता है, स्टेम सेल्स को प्रमोट करता है कि वो आगे डिफरेंशिएट हो सके. रेगुलेट कैसे होता है? कुछ फैक्टर्स हैं जो इसको इंक्रीज करेंगे, कुछ हैं जो डिक्रीज करेंगे. इंक्रीज करने में सबसे मेजर फैक्टर है हाइपोक्सिया. हाइपोक्सिया का मतलब डिक्रीज ऑक्सीजनेशन. अगर टिश्यूज को ऑक्सीजन कम मिल रही है तो फटाफट किडनी के सेल्स को इंफॉर्मेशन जाएगी कि ऑक्सीजन लेवल कम है, तो एरिथ्रोपोइटिन की प्रोडक्शन बढ़ेगी, एरिथ्रोपोइसिस बढ़ेगा. इसलिए हाई एल्टीट्यूड पे क्योंकि हाइपोक्सिक कंडीशन रहती है तो उनमें RBC लेवल जो होता है वो ज्यादा होता है. इट इज पॉलीसाइथीमिया. हाई एल्टीट्यूड पे जो पेशेंट्स रहते हैं वो हमेशा पॉलीसाइथेमिक होते हैं लोग, ठीक है. फैक्टर्स दैट डिक्रीज इज, हाँ, अब ये एक अगेन बहुत बड़ा क्वेश्चन है क्योंकि बहुत सारी बुक्स ने लिखा है कि एरिथ्रोसाइट इनहिबिट्स एरिथ्रोपोइसिस, लेकिन काफी बुक्स ने ये लिखा हुआ है कि ईस्ट्रोजन का कोई इफेक्ट नहीं होता एरिथ्रोपोइसिस से. जो टेस्टोस्टेरोन है, मेल एंड्रोजन जो है, वो एरिथ्रोपोइसिस को स्टिमुलेट करता है. ईस्ट्रोजन कोई इफेक्ट नहीं करता. ज्यादातर मेडिसिनल जो बुक्स हैं उन्होंने ये लिखा गया है, लेकिन आपके जैसे जीके पाल या जेके पाल का PPT है तो उसमें ये लिखा हुआ है कि ये डिक्रीज करता है. सो आई थिंक गो इन फॉर द गाइटन. एक बार देख लेना गाइटन में क्या लिखा है. आई विल ऑल्सो गो थ्रू इट. वी आर वेटिंग फॉर द लेटेस्ट इशू. एक बार लेटेस्ट इशू अगर आएगा, अगर उसमें ये लिखा हुआ कि इसको ये कम कर रहा है ईस्ट्रोजन, तो अपन मानेंगे. अदरवाइज फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेस अभी हम यही बात करते हैं कि ईस्ट्रोजन जो है वो एरिथ्रोपोइसिस पे कोई एक्शन नहीं रखता. टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो स्टिमुलेट करता है, इसीलिए मेल्स में RBC काउंट ज्यादा होता है. आर यू टायर्ड? बाकी का नेक्स्ट बार करें फिर इफ यू वांट.